हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर जो सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री यानी कि साइंस का एक सब्जेक्ट है। और साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो क्या उसके लिए सीक्वेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सीक्वेंस नहीं बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपके वो चीज़ें क्या होंगी, कम समझ में आएंगी। तो सीक्वेंस को आप समझिए और उसी के बाद क्या करना है, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ इस तरीके का सीक्वेंस है। जब से सबसे पहला चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहला चैप्टर होता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो अगला टॉपिक है वो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है। उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होता है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आप कोऑर्डिनेशन पढ़िए। उसके बाद मेन ग्रुप केमिस्ट्री, मेन ग्रुप, मेन ग्रुप केमिस्ट्री आ जाती है। मेन ग्रुप के बाद डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आ जाती। और फिर भी आपके जो रहे चैप्टर हैं मेटलर्जी वगैरह। तो इस तरीके से कि सीक्वेंस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो सीक्वेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ऑर्गेनिक भी ऑब्वियसली समझ में आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपका सीक्वेंस बनाना होगा। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जो भी हमारे क्या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, मेनली बॉन्ड के बेसिस पे हम क्या केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, बॉन्ड के बेसिस पे। तो हमारे जो बॉन्ड हैं इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होंगे, वो क्या होंगे आपके, वो आपके यहाँ पे जो बॉन्ड आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयोनिक, मेटालिक, इस तरीके के बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, इस तरीके के बॉन्ड जहाँ भी होंगे वहाँ आप क्या बोलोगे, ये कंपाउंड क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है आपका। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एटम वर्ड, एटम वर्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो सबसे पहले देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो साइंस का ओरिजिन कहीं ना कहीं फिलॉसफी से हुआ है। फिलॉसफी जो दर्शन शास्त्र होती है, दार्शनिक, तो क्या होता है, फिलॉसफर कुछ हमको पहले ही जानकारी देते थे, वो चाहे किसी भी साइंस के किसी भी स्ट्रीम की बात आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ। एटम वर्ड को सबसे पहले तो वैसे बात की जाए तो क्या होता है, 400 BC पहले आपको क्या किया था, फिलॉसफर ने इसके बारे में एक आइडिया, फिलॉसफर ने इसके बारे में क्या समझाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस टाइम उतनी ज़्यादा चर्चाएं हुई नहीं, ज़्यादा डिटेल निकल नहीं पाई। तो जो रियल स्टार्ट हुआ एटम वर्ड का वो कहाँ से हुआ, 1808 में डाल्टन साहब ने, तो डाल्टन ने क्या किया था,
एटम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अगर एटम वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, ये क्वेश्चन है, तो क्या होता है, डाल्टन ने सबसे पहले इसे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था एटम वर्ड को। तो एटम वर्ड डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1808 में जब डाल्टन ने इसे इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ से क्या आई, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आती है। तो एटम का मतलब क्या होता है ज़रा समझ लेते हैं। देखो एटम वर्ड जो है वो तुम्हारा एटोमिया वर्ड से इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है। और आप कह सकते हो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एटम जो है वो क्या होता है, नॉट डिविजिबल। एटम का मतलब क्या होता है, एटोमिया वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है और जिसका मतलब होता है नॉट डिविजिबल। तो एटम का मतलब क्या है, ये तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर हम बात करें उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, डाल्टन ने क्या समझाया सबसे पहले हमको एटम के बारे में, उस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1808 में डाल्टन की थ्योरी आई और इन्होंने क्या किया, डाल्टन एटम के बारे में समझाना शुरू किया और जिसे हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए भाई, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट था, इनने बोला था जो एटम होता है, एटम इज ए मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज ए मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या होता है, एटम जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी मैटर का। तो मैटर का अगर मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होता है, वो आपका क्या होगा, वो आपका एटम होगा। तो ये बात कही थी इनने सबसे पहली बात, और आगे आगे हम समझते रहेंगे, ठीक है। फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल यानी कि सबसे आधारभूत जो इकाई है वो तुम्हारे क्या होती है, ये होती है तुम्हारी एटम ही होती है। और दूसरी बात, एटम इज इनडिविजिबल। इनने बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे सूक्ष्मतम इकाई, फंडामेंटल इकाई क्या होगी, मैटर की जो है वो एटम हो गया। दूसरी बात, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इनडिविजिबल का मतलब क्या है, तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो एटम को तोड़ा ना जा सके। फंडामेंटल क्या हुआ, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगी, ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई होगी और तोड़ा ना जा सके, दूसरी बात होगी। तीसरी बात अगर हम करते हैं, देखिए एटम के लिए सबसे पहले इनने दो बातें कही और एक एक बात को अभी हम समझेंगे क्या है, और मॉडर्न टाइम में इनकी बातें कहाँ तक वेरी करती हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, उसे भी देखेंगे। तो एटम इज इनडिविजिबल, एटम को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। डाल्टन ने ऐसा बताया था। उसके बाद आगे क्या आता है, देखो जो एटम है, एटम क्या होता है, इनने बोला जो एटम है वो एक स्ट्रक्चरलेस है, उसकी कोई भी संरचना नहीं है। एटम जो है तुम्हारा वो क्या होता है, उसकी कोई भी संरचना नहीं होती है, ऐसा डाल्टन ने बताया था। भाई देखिए हम कैसे कैसे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, चीज़ों को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे क्या हुआ था, केमिस्ट्री की शुरुआत हुई होगी, हम उस तरीके से पढ़ेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि हमने केमिस्ट्री में जितने भी अभी तक आपने थियरीज पढ़ी हैं उनको एक तरीके से इग्नोर करते हुए चलो। आप ये सोचो कि हाँ हम केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इस क्या क्या डिस्कवरी करना शुरू किया उसी तरीके से हम भी केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे और उस बेस पे क्या समझेंगे, केमिस्ट्री को समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो देखिए दूसरी बात क्या, एटम इज स्ट्रक्चरलेस, इसने बोल दिया कि एटम क्या है, स्ट्रक्चरलेस है। अगली बात अगर हम करते हैं तो भैया एटम है एटम को ना ही बनाया जा सकता है, एटम इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यही क्या है, इसे ना बनाया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसा ये सारी जो मान्यता थी वो किसकी थी, डाल्टन की थी, ऐसा मानना था डाल्टन साहब का। तो डाल्टन ने ये चीज़ हमको बताई कि भाई जो एटम है वो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, इंडिविजिबल है, तोड़ा नहीं जा सकता, स्ट्रक्चरलेस है, और एटम इज नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बातें किसने कही थी, डाल्टन साहब ने कही थी। देखिए भाई 1808 उस टाइम पे क्या था,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका पता किसी को नहीं था, ठीक है। सिर्फ लोग क्या जानते थे, डाल्टन की बातें जानते थे, एटम को जानते थे, उनने ये बातें मान ली। अब हुआ क्या, देखिए जैसे जैसे आते रहे, आगे का टाइम आते रहा, ठीक है। और क्या हुआ, 19th सेंचुरी के एंड में, जब 19th सेंचुरी आ गई थी, उसके एंड में क्या हुआ, तो वहाँ पे क्या होने लगा, कुछ डिस्कवरीज होने लगी। और वो नई डिस्कवरी क्या होने लगी, यहाँ से कुछ हमको क्या मिलने लगे, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलने लगे। सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होने लगे, कहाँ से, 19th सेंचुरी के एंड में जो क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होना शुरू होगी, ठीक है। तो भाई 19th सेंचुरी के एंड में तुम्हारा क्या हुआ, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वहाँ से होनी शुरू होगी, और धीरे धीरे और भी सारे पार्टिकल आए। तो हुआ क्या, देखिए जैसे ये पार्टिकल आए तो अब क्या था भाई, अब ये था, ये तो क्या थे, इससे भी छोटे पार्टिकल थे, एटम से भी छोटे पार्टिकल थे। तो अब क्या होता है, तो क्या माना गया, फिर साइंटिस्ट ने माना कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये बात क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा किसने माना, साइंटिस्ट ने ये बात मानी। तो अगर ऐसा नहीं है तो सही बात क्या है, तो इनने बोला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो कहीं ना कहीं एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये बात को किसने माना, जो साइंटिस्ट आए, आगे डिस्कवरी हुई, उनने क्या माना कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ से डिस्कवर हुए 19th सेंचुरी के एंड में, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गए थे। तो ये पार्टिकल कहाँ होंगे, कहाँ एग्जिस्ट करते होंगे, तो ये पार्टिकल कहीं ना कहीं एटम के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। ऐसा ही नई धारणाएँ यहाँ पर फिर बनाई गई। तो भैया पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम सारी बातों को आगे देखते हैं। तो देखिए भाई, अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो हमने इतना तो समझ लिया, डाल्टन की थ्योरी समझ ली। अब डाल्टन की थ्योरी किस तरीके से इसके फेलियर थे, लिमिटेशन थी, उन चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या थी, इनने क्या बोला था, एटम इज फंडामेंटल। और सबसे पहले क्या हुआ, जब 19th सेंचुरी में, अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी आपके दो टाइप के, सब एटॉमिक पार्टिकल को भी दो कैटेगरी में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। उसमें क्या होता है, जब आप पढ़ते हो एटम, अभी आप मॉडर्न टाइम में जब एटम को पढ़ते हो तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होते हैं, अदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उसमें क्या किया, जो फंडामेंटल जिन्हें बोला, वो फंडामेंटल क्या थे, वो तुम्हारे तीन हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया, आपके फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। तो भाई देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से 1808 के बाद सीधे 97 में क्या हुआ, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, जे थॉमसन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1920 में यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, जिसका श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया। और उसके बाद यहाँ से 1932 में क्या हुआ, जेम्स चैडविक ने, तो क्या हुआ, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल थे जिनकी डिस्कवरी हुई। तो देखिए लगभग अगर हम यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें तो 90-100 साल, इन 90-100 साल तक की कहानी क्या थी, उसमें एटम को क्या माना जाता था, बेसिक्स, और उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये सारी बातें मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, फिर क्या माना गया, फिर जो नई थ्योरीज आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एटम को पढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए ये फंडामेंटल थे, और भी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर अदर सब एटॉमिक की बात करें तो बहुत सारे होते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन होता है, बोसॉन होते हैं, बोसॉन, एंटी प्रोटॉन होता है, एंटी प्रोटॉन, मीजॉन्स होते हैं, ठीक है, म्यूऑन्स होते हैं, ठीक है, तो म्यूऑन्स होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, पॉजिट्रॉन, बोसॉन, एंटी प्रोटॉन, मीजॉन, ठीक है, और म्यूऑन्स, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल क्या होते हैं, और भी पार्टिकल होते हैं। बाद में ऐसा पता चला कि भाई जो एटम मिल के बना होता है, ठीक है, क्या
पहले तो मान लिया गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर जब और भी बहुत सारे पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो ये बोला गया कि एटम क्या होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं जबकि अदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी क्या करते हैं, इस एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए अगर मैं एक वर्ड यहाँ से लिख दूँ तो क्या होते हैं, देखिए केमिस्ट्री की दुनिया का सफ़र, ठीक है, जो क्या होता है केमिस्ट्री की दुनिया का सफ़र। तो केमिस्ट्री की दुनिया के सफ़र में आ चुके हो दोस्तों आप, है ना, केमिस्ट्री की दुनिया के सफ़र में आ चुके हो। तो केमिस्ट्री की दुनिया का जो सफ़र स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो यहीं से होता है भैया, ठीक है। तो यहीं से केमिस्ट्री की दुनिया का सफ़र स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब आप बताओ जब हम एटम के अंदर क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रखेंगे तो क्या होगा, अब एटम के उसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। सारी बातें हम धीरे धीरे समझेंगे, फिर हम बॉन्डिंग समझेंगे एटम के बीच में, तो वहीं से केमिस्ट्री की दुनिया सारी शुरू हो जाएगी और उनमें बॉन्डिंग होगी ज़बरदस्त, है ना। और बॉन्डिंग को हम समझेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा, इसी से पूरी केमिस्ट्री क्या होती है, शुरुआत होती है। जब इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हुआ, पूरी दुनिया चल रही है। देखिए आज के डेट में अगर पूरी दुनिया की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, देखिए भले ही हमारे जो साइंस है, साइंस के क्या हैं, कुछ गलत फैक्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं, अगर एक हवाई जहाज़ आज उड़ रहा है ना, एक रोबोट काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पे ही आधारित हैं, इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आया तभी ये सारी चीज़ें आई और तभी इन सारी चीज़ों का क्या हुआ, ओरिजिन होना शुरू हुआ। तो ये थे हमारे पार्टिकल के बारे में। अब तुमको चार्ज वार्ज की बातें बताई होगी। अगर हमको क्या पढ़ना होता है, देखिए इन सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इसके लिए एक अलग से जो साइंस की ब्रांच होती है, कहाँ से, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आप चैप्टर पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ इन चीज़ों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री और वहाँ पे पढ़ोगे आप इन चैप्टरों को, इन चीज़ों को। और इनको अगर इनके बारे में पढ़ें तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। थॉमसन डिस्कवरी का श्रेय और रदरफोर्ड, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं तो चैडविक, इनने डिस्कवरी की थी। और इलेक्ट्रॉन के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो थॉमसन ने की, लेकिन जो इसका चार्ज बताया वो किसने बताया, मिलिकन ने बताया, ठीक है। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ से क्या पता चलता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चलता है, ठीक है। और ये आए कैसे, अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से आता है, और ये क्या होता है, ये बम्बार्डमेंट से आता है। ये जो आता है तुम्हारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आता है आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और जो ये चीज़ आती है, ये कहाँ से आती है, ये आता है बम्बार्डमेंट, ठीक, बम्बार्डमेंट किसका कराते हैं, बेरिलियम या फिर बोरॉन, इसका बम्बार्डमेंट कराते हैं हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल, इससे इसका बम्बार्डमेंट कराया जाता है। उससे तुम्हारा क्या होता है, न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारी डिस्कवरी, मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दिया तुमको, पार्टिकल के बारे में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका बेरिलियम होगा जैसे, ठीक है, बेरिलियम है, यहाँ से इस पर क्या कराओगे, 2He4, इसका बम्बार्डमेंट कराओगे, ठीक है, ये आप करवाओगे, ठीक। तो इस तरीके से आप बम्बार्डमेंट कराओगे तो यहाँ से जो निकलता है वो तुम्हारा क्या निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है। बाकी एक पार्टिकल, एक एटम बन जाएगा और एक यहाँ से पार्टिकल निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है, बम्बार्डमेंट से तुम्हारा निकलता है, बेरिलियम के बम्बार्डमेंट से। तो ये आप पढ़ते हो, आगे पढ़ोगे। तो ये चीज़ें हमने डिस्कवर कर ली। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करो तो चार्ज आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻ का 19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ अगर चार्ज की बात करते हो तो इधर भी होता है, बट इधर क्या होता है तुम्हारा, इधर प्लस में होता है और इधर क्या होता है, माइनस में होता है। प्रोटॉन पे प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। मास की बात करोगे 9.1 × 10⁻31 kg मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और ये किस यूनिट में है, अगर इसकी यूनिट की बात करो SI में है, ठीक है। CGS में करोगे तो -28 हो जाएगा।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हो तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg SI में हो गया। इसी को भी CGS में करोगे 20 - 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने कुछ बता दी, कुछ आपके सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताई। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। तो हमने दो बातें जानी यहाँ से। सबसे पहले जाना डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद हमने जाना कि भाई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जैसे ही चल रही थी, है ना, हवा में दौड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, उसी तरीके से भूचाल आ गया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो वहाँ से सारी कहानी क्या होगी, ख़राब हो गई, है ना। तो मॉडल तो उस बेचारे ने क्या था, अपना बना दिया था, लेकिन सारी कहानी गड़बड़ कहाँ से हुई, गड़बड़ वहाँ से होगी जहाँ से इन सभी चीज़ों की क्या हुई, डिस्कवरी हो गई। अगर डिस्कवरी हो गई तो अब क्या होगा, देखिए आगे अब क्या करना है। देखिए सबसे पहले अगर इसके फेलियर को जाने तो अभी आपने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल अब ये एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सबसे निकल के आ गई थी। तो पहला पॉइंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कह सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इज फंडामेंटल। ठीक है, क्या होते हैं, ये फंडामेंटल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडर्न। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो इन मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या माना जाता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं तो भाई बात देखो, डाल्टन ने क्या कहा था, पहला तो कहा था ये फंडामेंटल है, ये इंडिविजुअल है भी कहा था उसने। ठीक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बात भी बोली थी, और इसे ना क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये सारी बातें देखिए। अब ये क्या है, इसके छोटे पार्टिकल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल भी हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी गलत हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करो, स्ट्रक्चर, अगर ये बोलता है क्या इसका स्ट्रक्चर नहीं है, तो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम कहाँ पे पढ़ते हैं भाई, देखिए स्ट्रक्चर वैसे तो रियल में स्ट्रक्चर है या नहीं है इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन आप आगे को क्या पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, है ना, ज़बरदस्त केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। तो केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप आइडिया जरूर लोगे। तो एटम का स्ट्रक्चर वहाँ से क्या हुआ, 3D स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलता है, मतलब साइंटिस्टों द्वारा समझाया गया है। तो इसका ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं था, तो स्ट्रक्चर भी होता है, बाद में आगे को जाओगे तो स्ट्रक्चर भी देखोगे। अगर अब लास्ट बात करते हो कि नहीं एटम को बनाया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, एटम नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर इस पॉइंट को समझते हो, इस पॉइंट को समझते हैं, देखिए तो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस ऐसी होती हैं जिससे क्या होता है, एटम को तोड़ा भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। होता क्या है, देखिए आपने सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे दो एटम जुड़ेंगे और दो एटम के जुड़ने से क्या होता है, हीलियम बन जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है, यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम, अगर यूरेनियम को आप ब्रेक करते हो तो किस में हो जाता है, थोरियम 90 इसमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है, थोरियम में ब्रेक हो जाता है यहाँ से। तो होता क्या है, देखिए हमने एटम को क्या कर दिया, एटम को तोड़ भी दिया, है ना, देखिए एटम को तोड़ भी दिया, छोटे में कन्वर्ट कर दिया, और दो एटम को जोड़ के नया भी बना दिया। तो ये बात भी इसकी क्या हो गई, डाल्टन की गलत होगी। तो डाल्टन की सारी बातें क्या हो जाती है, गलत हो जाती हैं। यहाँ से हमने सारी बातों को जान लिया एक एक करके, तो डाल्टन की बातें क्या हो जाती हैं, यहाँ से गलत साबित हो जाती हैं। तो ये सारी बातों को जानते हुए हमने क्या देखा कि भाई सारी थ्योरीज डाल्टन की गलत हो गई। अब हम जो पढ़ते हैं आगे, अब देखिए साइंटिस्ट के लिए फिर से एक नई दिक्कत खड़ी होगी। देखिए भाई, हमको क्या लगता है कि साइंस में ये चीज़ें रख दी और हमें पढ़नी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए उनने भी बहुत ज़्यादा उसके पीछे क्या किया, रिसर्च की, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की, अपना दिमाग ख़राब किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं और इन्हीं से आज दुनिया पूरी चल रही है ना। तो होता क्या है, देखिए अगर हम बात करें अगले की, तो देखिए भाई अब क्या आया, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे पार्टिकल और भी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, तो साइंटिस्टों के लिए फिर से क्या हुई, नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब उनने क्या बोला भाई, देखिए एटॉमिक में एक चीज़ बता देता हूँ, एटॉमिक मॉडल का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना,
दुनिया में एटॉमिक मॉडल का ओरिजिन कैसे हुआ या क्यों हुआ। देखिए कैसे और क्यों, ठीक है। अगर 2-3 चीज़ें हम समझे, यही साइंस की क्या होती है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होती है, तभी हमको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए तो क्या होता है, एटॉमिक मॉडल का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए भाई, साइंटिस्ट के पास 3 बड़ी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हुई थी, 2-3 नई प्रॉब्लम खड़ी होने लग गई थी साइंटिस्ट के पास। पहली प्रॉब्लम तो क्या थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको एटम के अंदर कहाँ रखा जाए भाई, है ना। एटम के अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो इनको एटम के अंदर किस तरीके से फिट किया जाए, कैसे फिट किया जाए, कहाँ रखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि भाई फिर आपको जब एटॉमिक मॉडल आएंगे तभी पता चलेगा। दूसरी बात, जो एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट वो कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर, है ना। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग है, इस चीज़ की कोई बात तो है ही नहीं थी आगे, ठीक है। तो कैसे एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट से अलग होता है, उस चीज़ का, उसका आंसर क्या होगा। तीसरे बात, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन का आंसर पूछा तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए साइंटिस्टों के लिए 3 क्वेश्चन खड़े हो गए कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एटम के अंदर कहाँ फिट किया जाए, एटम के अंदर ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कैसे इनको रखा जाए। दूसरी बात, वन एलिमेंट किस तरीके से डिफर करता है अदर एलिमेंट से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग होगा। और तीसरी बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पढ़ते हो उसका नेचर कैसा होगा। 3 क्वेश्चन का आंसर जब साइंटिस्ट ने मांगा तो तब उन्होंने क्या किया, इसका आंसर किसी के पास नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल का ओरिजिन हुआ और एटॉमिक मॉडल बनाना शुरू किए। तो आप जानते हो एटॉमिक मॉडल आए, तो एटॉमिक मॉडल का ओरिजिन कैसे हुआ, इन 3 क्वेश्चनों का जो आंसर, ये 3 क्या थे, ये 3 थे क्वेश्चन, और इन्हीं का आंसर क्या है, इनका आंसर कहाँ से मिलेगा, इन्हीं का आंसर मिलेगा एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, एटॉमिक मॉडल कैसे आए। तो एटॉमिक मॉडल का आने का रीजन क्या था, क्योंकि सबसे पहला जो रीजन था वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे एग्जिस्ट, एटम के अंदर कैसे फिट किया जाए, ठीक है। तो कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या था, एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे से डिफर कैसे होगा, उसके लिए भी एटॉमिक मॉडल बताएगा, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी ये बताएगा। तो 3 क्वेश्चनों का आंसर जो होता है वो कहाँ से निकल के आता है, एटॉमिक मॉडल से निकल के आता है। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल, एक एटॉमिक मॉडल को आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे और एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।